हे एवरीवन, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को करते हुए हम लोग इसमें बहुत सारा यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिया है। और इसको आगे हम बढ़ाते हुए एक और नया यूनिट जो कि है डेडलॉक, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। इससे पहले कहीं ना कहीं हम लोग जब डेडलॉक का जिक्र कर रहे थे तो हम ये आपको बता रहे थे कि डेडलॉक का हमारा क्या एक सेपरेट चैप्टर ही है, उसमें हम लोग डेडलॉक को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो वो टाइम आ गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं डेडलॉक को स्टार्ट और समझते हैं डेडलॉक को इन डिटेल। ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डेडलॉक वाले टॉपिक को कर रहे हैं जाने स्टार्ट। तो डेडलॉक मतलब होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ओके। तो हम लोग फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक का मतलब होता क्या है वो समझते हैं। तो डेडलॉक का मतलब क्या, डेड मतलब क्या होता है, हट जाना, खत्म हो जाना, साफ हो जाना। ठीक है। तो डेडलॉक का मतलब भी ये कुछ ऐसा ही है। क्या? साफ हो जाना मतलब समझ सकते हैं हम किस सेंस में बोल रहे हैं साफ हो जाना। क्योंकि उस वर्ड को यूज करना थोड़ा सा जो है यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, इसलिए। ठीक है। तो आप जो फीलिंग है वो समझ लीजिएगा, साफ हो जाना मतलब खत्म हो जाना। ओके। तो डेडलॉक का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो डेडलॉक का सिंपल सा मतलब है क्या, एक हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। टू या मोर प्रोसेस आर said to be in deadlock if and only if। डबल एफ रहता है तो उसका मतलब होता है if and only if they wait for the happening of an event which will never happen। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन कहता है टू और मोर प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस को हम डेडलॉक में तब बोलेंगे, कब कब बोलेंगे, जब इफ एंड ओनली इफ दे वेट फॉर ए हैपनिंग इवेंट विल बी नेपर, वैसा होने का वेट कर रहा है जो कभी हो ही नहीं सकता। जब वो वेट ही करते रह जाएगा, वेट ही करते रह जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे वो क्या है, डेडलॉक में है। ओके। तो यहाँ पे आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह भी ले सकते हैं कि कोई ऐसा काम जो जिसका होने का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेडलॉक। मतलब वो ऐसा काम का वेट कर रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हम वेट करते ही रह जाएंगे, करते ही रह जाएंगे, तो उसका मतलब होता है डेडलॉक। ओके। आई होप आपको ये डेडलॉक का जो है मतलब समझ में आया होगा। तो मुझे मतलब समझ में आ गया, तो इसका जो है डेडलॉक होने का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसका हम समझ लेते हैं, क्या क्या इसका परिणाम होता है। इसका कुछ कुछ परिणाम होता है। क्या परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। इसका कुछ कुछ परिणाम है, जैसे कि पहला परिणाम है थ्रूपुट। थ्रूपुट या फिर बोल सकते हैं इफिशियंसी। क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है इफिशियंसी। उसके बाद सेकेंड इसका कह सकते हैं रिसोर्सेज का इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। रिसोर्स का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं सही से। इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ओके। देन यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, डेडलॉक क्या है, ये अनडिजायरेबल है। डेडलॉक इज देयरफॉर अनडिजायरेबल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्या है, डेडलॉक के परिणाम है, डेडलॉक से ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद दो टर्म यहाँ पे आता है डेडलॉक का, हो सकता है आप स्टारवेशन से रिलेट कर लें, हो सकता है, क्योंकि वो स्टारवेशन भी कुछ इसी टाइप का रहता है। तो डेडलॉक और स्टारवेशन को आप सेम मत समझिएगा। डेडलॉक और जो स्टारवेशन है वो क्या है, दोनों डिफरेंट चीज़ है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे तो आप खुद समझिएगा क्या है उसका मतलब। तो डेडलॉक और स्टारवेशन, डेडलॉक वर्सेस स्टारवेशन। तो डेडलॉक और स्टारवेशन का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। तो डेडलॉक का मतलब हम क्या बोले, इसका मतलब हम बोले क्या, इनफाइनाइट ब्लॉकिंग ऑफ प्रोसेस।
प्रोसेस को इनफाइनाइटली ब्लॉक कर देगा। लेकिन स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट ब्लॉकिंग। इनडेफिनिट ब्लॉकिंग। अब इनडेफिनिट ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? मतलब ये हो सकता है इन फ्यूचर वो फिर से वो प्रोसेस काम कर जाए। ठीक है, मतलब कब जो होगा वो ब्लॉकिंग खत्म होगा वो अभी डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। लेकिन कभी ना कभी होगा इन फ्यूचर। लेकिन डेडलॉक का सिंपल सा मतलब होता है ये हमेशा के लिए ब्लॉक रहेगा तो ब्लॉक रहेगा। इसका कोई फिर जागने का कोई इसका मतलब नहीं है। एक बार गया तो गया। लेकिन स्टारवेशन का मतलब है, जैसे आप इसको थोड़ा सा उस टाइप से रिलेट तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी रिलेट कर रहे हैं। डेडलॉक का मतलब है सिंपल सा साफ हो गया। लेकिन आप स्टारवेशन का सब मतलब समझ सकते हैं, कुछ कॉमा वगैरह मूवी वगैरह में देखते होंगे ना, लोग कॉमा में चल जाते हैं। तो वहाँ पे वो इनडिफिनिट रहता है, जो कब हो जाएगा डॉक्टर भी जवाब दे देता है। लेकिन वो कभी ना कभी जाग सकता है, तो उसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। स्टारवेशन और डेडलॉक को एक जगह एक जैसा मान के नहीं चल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक होता है तो एग्जाम वगैरह में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा डेडलॉक क्या होता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। देन हो सकता है उसका डायग्राम वगैरह भी पूछता है, जहाँ इसको आप थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में बताइए जी कब डेडलॉक होगा कब नहीं होगा। तो उसका हम डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं जी किस तरह से हम कहेंगे ये डेडलॉक होगा कि नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेडलॉक होगा इस तरह से होगा। ओके, इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए एक हम बना लेते हैं, रिसोर्स का यूज़ होगा, रिसोर्स वन, रिसोर्स टू। और इस रिसोर्सेस को प्रोसेस जो है वो एक्सेस करेगा, तो प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू। ओके, देन यहाँ पे तो कुछ कुछ जो है एरो डायग्राम भी बना लेते हैं। ओके, जैसे रिसोर्स वन को प्रोसेस ये वाला एक्सेस कर रहा है और ये इसका वेटिंग कर रहा है, ये इसको असाइन है और ये इसका वेटिंग कर रहा है। ओके, तो अब ये देखिएगा, ये जो हम सिनेरियो बना रहे हैं ये सिनेरियो किस प्रकार से डेडलॉकिंग होगा। ये क्या है, रिसोर्स वन, और ये क्या है, रिसोर्स टू, और ये हमारा प्रोसेस टू, और ये प्रोसेस वन। अब यहाँ पे एरो जो हम बनाए हैं इस एरो का भी कुछ कुछ मतलब होता है। इस एरो का मतलब होता है, इस एरे का मतलब होता है जैसे कोई प्रोसेस के तरफ अगर आ रहा है एरो, तो उसका मतलब होता है वो रिसोर्स जो है इसको असाइन हो गया है। वो रिसोर्स जो है इसको क्या है, असाइन हो गया है। तो क्या है, असाइन हो गया है इसको। ओके, और कोई प्रोसेस से जा रहा है कोई एरो किसी रिसोर्स की तरफ, तो उसका मतलब होता है वो उसको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर वेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं वेटिंग फॉर। इसके लिए वेटिंग कर रहा है, सेम इस प्रोसेस के लिए लिख दीजिए। तो ये क्या है, ये इसके लिए क्या कर रहा है, वेटिंग। और ये क्या हो रहा है, इसको असाइन। असाइन। अब यहाँ पे देखिए देगा डेडलॉक क्या क्या सिनेरियो है, इसको समझते हैं डायग्राम को। तो रिसोर्स जो है, रिसोर्स वन जो है, यहाँ पे दो प्रोसेस है, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू, रिसोर्स वन रिसोर्स टू। तो प्रोसेस वन क्या है, प्रोसेस वन तब कंप्लीट होगा जब उसको दोनों रिसोर्स मिल जाएगा। जैसे रिसोर्स वन तो उसको असाइन हो गया है, रिसोर्स वन इसको मिल गया है। अब वो वेट कर रहा है किसका, रिसोर्स टू का। जब रिसोर्स टू जो है वो खाली हो जाएगा तब हम उसको एक्सेस करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रोसेस टू जो हमारा है वो वेट कर रहा है रिसोर्स वन का, जो कि प्रोसेस वन के द्वारा ले लिया गया है। तो वो उसको तभी खाली करेगा नहीं। और प्रोसेस टू जो है वो रिसोर्स वन को लेके बैठा है। लेकिन प्रोसेस टू के लिए क्या कर रहा है, प्रोसेस वन वेट कर रहा है, जब रिसोर्स टू जब ओपन होगा तो हम प्रोसेस वन अपना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे पे वो डिपेंड हो रहा है। जब एक दूसरे पे वो डिपेंड हो रहा है और दोनों लेके बैठ गया है, जो तुम छोड़ो तो तुम छोड़ो, जैसे ये होता है ना कभी तुम दो तो तुम दो, तुम नहीं दोगे हम भी नहीं देंगे, इस टाइप से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया है, एक एक रिसोर्स को लेके बैठ गया है और एक एक रिसोर्स को जो है अपना उसके लिए वेट कर रहा है। और वो दोनों अपोजिट रिसोर्स को लेकर बैठा है जिसका लिए वो वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं वो खाली होगा नहीं वो खाली होगा, इनफाइनाइट टाइम तक यही काम चलते रह जाएगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं क्या, इस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। ये क्या है, डेडलॉक। आई होप आपको ये जो है डेडलॉक स्टेट, डेडलॉक किस प्रकार से वो समझ में आया होगा। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक इसी प्रकार से घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। और ये जो रिसोर्स है ये हो सकता है हार्डवेयर हो या फिर ये हो सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो सकता है रिसोर्सेस। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा डेडलॉक का मतलब होता क्या है, इस एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से। अब थोड़ा सा आइडिया लग गया है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है
थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ये तो समझ में आ गया ना किस तरह से है। तो अभी तक हम जो भी किए हैं उसको समराइज कर देते हैं थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले ये देखे हैं कि डेडलॉक का मतलब होता क्या है, और उसके बाद डेडलॉक का क्या क्या परिणाम हो सकता है डेडलॉक होने से। देन हम लोग ये जाने जो स्टारवेशन और डेडलॉक का मतलब होता क्या है। देन उसके बाद हम एक डायग्राम देखे हैं। उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका जो सिस्टम मॉडल समझते हैं, इसका क्या है सिस्टम मॉडल। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, या फिर पहले सिस्टम मॉडल समझ लेते हैं इसका। सिस्टम मॉडल का सिस्टम मॉडल कुछ इस तरह से रहेगा। क्या, यहाँ पे n है क्या, नंबर ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस हमारा P1 P2 और n है, तो यहाँ पे Pn लिख देते हैं। ओके। और m यहाँ पे क्या प्रोसेस है, तो रिसोर्स रहेगा ही। तो ये हमारा क्या होगा, n हो गया प्रोसेस, और यहाँ पे रिसोर्स, ये क्या है रिसोर्सेस है हमारा m। तो रिसोर्सेस को हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं R1 R2 इस तरह से Rm तक। ओके, ये हमारा रिसोर्सेस हो गया। तो यहाँ पे दो तरह का रिसोर्सेस होता है, और रिसोर्स जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है, यहाँ पे ये जो रिसोर्सेस है इसको आप ये समझ सकते हैं हमारे पास इस तरह से। ये क्या होता है, सिंगल इंस्टेंसेस होता है, सिंगल इंस्टेंस। और ये होता है मल्टी इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस। मल्टी इंस्टेंस में क्या होता है, कॉपीज क्रिएट होता है, और सिंगल में क्या होता है, एक ही कॉपी क्रिएट होता है उसका। ओके, तो ये है इसका सिस्टम मॉडल। जो हमारे पास जो है प्रोसेस रहेगा, रिसोर्स रहेगा। रिसोर्स में भी दो टाइप का रिसोर्स हो सकता है, सिंगल इंस्टेंस या फिर मल्टी इंस्टेंस हो सकता है। अब इसका जो है थोड़ा सा डायग्राम व्यू से हम जाते हैं समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे एक सर्कल चाहिए होगा। ओके, जब भी हम प्रोसेस बनाएंगे तो उसको सर्कल से ही बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है मान लेते हैं। ओके, उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ओएस। और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं, अगर ग्रांट करता है तो उसके लिए, और डीने करता है तो उसके लिए। ओके, अब यहाँ पे हम जो जो किए हैं उसमें कुछ कुछ लिखते हैं। और यहाँ पे ये तो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस। तो हमारा एक प्रोसेस हुआ, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये हमारा ओएस है, और ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कोई भी रिसोर्स के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। और वो रिक्वेस्ट हो सकता है या तो ग्रांट हो जाए या तो डिने हो जाए। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट जैसे मान लेते ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को या तो ग्रांट कर देगा, या तो क्या करेगा, उसको डिने कर देगा। ओके, अब यहाँ पे जब मान लेते हैं ग्रांट कर दिया तब क्या होगा, या फिर डिने हो गया तब क्या होगा, वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई रिसोर्स के लिए, तो उसको अगर ग्रांट कर दिया तो क्या होगा, उस प्रोसेस को मिल जाएगा रिसोर्स। प्रोसेस यूज रिसोर्स, रिसोर्स को क्या करेगा, यूज कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर मान लेते हैं प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम से, अगर वो नहीं दिया, तो नहीं दिया तो क्या करेगा प्रोसेस, वहाँ पे क्या होगा, गेट्स ब्लॉक। क्या होगा, प्रोसेस ब्लॉक्ड हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। वो ब्लॉक्ड किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं उसको क्या किया, डिने कर दिया, वो रिक्वेस्ट किया उसको नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या होगा, ग्रांट हो जाएगा। कब तक वो ब्लॉक रहेगा, जब तक उसको जो है फिर से ग्रांट नहीं किया जाएगा। मतलब उसको ज़रूरत है तो उसको मिलेगा तब तक, नहीं तो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, वो ब्लॉक ही रहेगा। और ये जो ब्लॉक रह रहा है, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं, ये जो हमेशा इसी में ब्लॉक रह रहा है, वेट कर रहा है रिसोर्स का, जो उसको ग्रांट करेगा उस परमिशन को, तो उसको मिलेगा रिसोर्स। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टारवेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन। ओके, और मान लेते हैं ये जो प्रोसेस ब्लॉक है, अगर इसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया, फॉर फॉरएवर इसको अगर ब्लॉक कर दिया गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। इसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। ओके, आई होप आपको ये जो हम करे हैं ये क्लियर हुआ होगा, जो किस तरह से ये डायग्राम काम कर रहा है। और मान लेते हैं प्रोसेस का यूज हो गया, तो फिर से क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो वो जो है वो इसको उसको इन्फॉर्म कर देगा, जो इस प्रोसेस को क्या किया गया है, फिर से रिलीज कर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डेडलॉक का हम कुछ कुछ जो है
कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं और उसके बाद क्या क्या उसका नेसेसरी कंडीशन है वो समझते हैं। ओके, तो अभी तक हम बस ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का बेसिक बेसिक फंडा ही कर रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं कि किस तरह से वो डेडलॉक में जा सकता है, किस तरह से वो स्टार वर्जन में जा सकता है। अब यहाँ पे डेडलॉक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो समझते हैं। ओके, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडीशन। डेडलॉक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है, तो इसमें से सबसे पहला जो कंडीशन है जो डेडलॉक होने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता क्या है वो तो आपको पता ही होगा, जो ऑलरेडी हमने इससे पहले सिंक्रोनाइजेशन वाले में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि वहाँ पे शेयर रिसोर्स होना चाहिए, वहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन शेयर रिसोर्स होना चाहिए। शेयर्ड रिसोर्सेस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ओके, उसका दूसरा, ये तो पहला हुआ। फिर दूसरा वहाँ पे क्या है, होल्ड एंड वेट। और होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, एक रिसोर्स को पकड़ के रखेगा तो दूसरा उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, जो डायग्राम में हम लोग देख रहे थे। मतलब मान लेते हैं ये प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है और ये हमारा कोई एक रिसोर्स है और ये हमारा है कोई दूसरा रिसोर्स है, ये R1 और ये R2। यहाँ पे होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, ये जो R1 रिसोर्स है प्रोसेस P1 के द्वारा यूज़ किया गया है और ये जो है ये P2 के द्वारा, और उसके बाद ये प्रोसेस जो है इसका वेट कर रहा है और ये जो हमारा है प्रोसेस 1 ये इसका वेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है इसको क्लेम कर रहा है जो ये हमको चाहिए, और उसके बाद ये जो है प्रोसेस एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा होल्ड एंड वेट काम करता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन जो हमारा है, यहीं पे लिख देते हैं इस कॉर्नर में। तीसरा जो हमारे पास है वो है वहाँ पे प्रियम्पशन नहीं होना चाहिए, नो प्रियम्पशन, वहाँ पे प्रियम्पशन नहीं होना चाहिए। ओके, उसका डी डी जो हमारा है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब क्या हुआ, वो सर्कल के फॉर्मेट में बनना चाहिए, जो इस डायग्राम में हम लोग जो किया गया ये रहा, इस डायग्राम में हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो इतना जो है थोड़ा सा नेसेसरी कंडीशन है, ये सब कंडीशन रहेगा एक साथ, तब हमारा क्या होगा, जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, डेडलॉक में जाएगा। ओके, आई होप आपको ये जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब इसमें एक चीज़ और होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद ये अपना सेशन खत्म करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट सेशन में करेंगे जो करना होगा। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे दें, जो हम यूज़ करेंगे डेडलॉक वाले चैप्टर में। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे RAG, RAG। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, कोई भी ग्राफ में क्या होता है, कोई भी ग्राफ का अगर बात करें तो उसमें वर्टेक्स होता है और एज होता है। ओके, और ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये क्या होता है, मल्टी ग्राफ होता है, मल्टी ग्राफ। ये क्या होता है, मल्टी ग्राफ होता है। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा, जो हमारा ग्राफ होता है कोई भी, उसमें वर्टेक्स और एज होता है। इसमें जो वर्टेक्स होगा वो डिनोट करेगा प्रोसेस को और रिसोर्स को। प्रोसेस हो सकता है वर्टेक्स या फिर रिसोर्स हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है या तो रिसोर्स हो सकता है। और एज जो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे एज से, वो एज हो सकता है वो क्लेम करने वाला एज हो। ओके, जो डॉटेड फॉर्मेट में रहता है, जैसे मान लेते हैं प्रोसेस P1 है और ये जो है रिसोर्स R1 वो क्लेम कर रहा है, तो इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे डॉटेड एरो से। उसके बाद मान लेते हैं रिक्वेस्ट करने वाला एज रहेगा, तो रिक्वेस्ट करने का जैसे मान लेते हैं प्रोसेस P है और ये R1 को रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुछ इस तरह से एरो बनाते हैं। ओके, तीसरा टाइप का हो सकता है वो क्या करेगा, असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो असाइन करने के लिए जैसे मान लेते हैं P1 है और ये R है, ये इस तरह से ये R1 है, तो असाइन करने के लिए हम इस तरह के एरो का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा। और हमारा जो है जो ग्राफ है उसमें डेडलॉक है कि नहीं, डेडलॉक नहीं है, वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमको क्या करेगा, बताएगा कौन से रिसोर्स का यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोसेस नहीं कर रहा है,
वो सब हम इसमें हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हम क्या किए हैं, सब कुछ बेसिक ही किए हैं। और अब हमारा जो है डेडलॉक का मेन चैप्टर, मेन कोर पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। मतलब वो जो हमारा डेडलॉक को कैसे हम हैंडल करते हैं वो स्टार्ट होगा। तो इससे पहले हम लोग डेडलॉक क्या होता है वो समझे, डेडलॉक होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है वो समझे, और उसके बाद जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का थोड़ा सा हम ओवरव्यू लिए हैं। इसका जो हम यूज जो ये इसके लिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हम लोग इसलिए बता दिए क्योंकि इससे पहले हम लोग जो ये सब जो एरो वगैरह बनाए हैं वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का ही है। ओके, इसलिए तो इसके बाद जो हमारा है वो डेडलॉक जो स्ट्रेटजी उसको कैसे हैंडल करते हैं वो सब कुछ जानेंगे। ओके, आई होप आपको ये जो है इतना में मज़ा आया होगा, डेडलॉक क्या होता है वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एवरीवन, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक। और डेडलॉक में बहुत सारा चीज़ जो है बेसिक पॉइंट वो हमने कवर कर लिया था। जैसे कि डेडलॉक होता क्या है, उसके क्या क्या परिणाम हैं, स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या डिफरेंस है, उसके बाद उसका डायग्राम देखे थे। देन उसके बाद हम क्या क्या उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो समझे थे। एंड देन उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ग्राफ के बारे में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में। तो अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक इन द सेंस इसी का ही मेन टॉपिक जो है वो है डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी। डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी, तो इसी से जो मेनली क्वेश्चन बनता है डेडलॉक का, इसी टॉपिक से बनता है। ठीक है? और यही टॉपिक है जो डेडलॉक को डेडलॉक बनाता है, क्योंकि इसी में सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इससे पहले बस बेसिक था, जिसके लिए हमको ये वाला टॉपिक में मूव करना था। तो ये वाला टॉपिक आने से पहले वो सब चीज़ें बेसिक आपको आना चाहिए। डेडलॉक होता क्या है, स्टारवेशन कब होता है, ठीक है? ये सब चीज़ आना चाहिए। इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे सबसे पहला चीज़ इसमें ये होता है, इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन। उसका दूसरा इसमें है डेडलॉक अवॉइडेंस। उसका अगला इसमें है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अगला फोर्थ है इसमें डेडलॉक इग्नोरेंस। तो डेडलॉक हम कैसे कैसे हैंडल करते हैं उसका ये चार टाइप है। अब सबसे पहले डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोग जितना भी एल्गोरिथम वगैरह है सब इसी में पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो है डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक इग्नोरेंस पहले ये समझ लेते हैं, ये छोटा सा है। जैसे डेडलॉक इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, इग्नोर करने मतलब क्या होता है, इग्नोर मतलब होता है कोई चीज़ चल रहा है हमको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो डेडलॉक इग्नोरेंस ये कहता है कि डेडलॉक अगर आ रहा है तो आने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। डेडलॉक आ रहा है तो आने दो, हम ऐसा सपोज करेंगे डेडलॉक आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई एल्गोरिथम वगैरह नहीं है। सिंपल सा एक क्या है, वहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं जो डेडलॉक आ भी रहा है तो हम एज्यूम करते हैं नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ये, यहाँ पे कोई एल्गोरिथम वगैरह है नहीं। लेकिन इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस में क्या है, यहाँ पे जब हम एल्गोरिथम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक नेवर अकर। ओके, और इसका जो एल्गोरिथम होता है डेडलॉक अवॉइडेंस का जो एल्गोरिथम है, इसका जो एल्गोरिथम है, इसका आप एल्गोरिथम पढ़े होंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम। उसके बाद ये जो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, इसका जो एल्गोरिथम पढ़े होंगे वो डॉक्टर्स एल्गोरिथम नाम है। और इस दोनों में जो होता है, इस दोनों में तो हम बता दिए डेडलॉक कभी आता ही नहीं है। और ये दोनों जो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड डेडलॉक इग्नोरेंस, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेडलॉक डेफिनेटली अकर। डेडलॉक डेफिनेटली अकर।
ओके, आई होप आपको ये सब पॉइंट जो है क्लियर हुआ, और इसी चीज़ को लेते हुए हमको क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, तो डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी में हमने 4 स्ट्रेटजी देखा। पहला, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो सबसे पहले हम लोग डेडलॉक इग्नोरेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि छोटा सा है, तो पहले छोटा चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेडलॉक इग्नोरेंस, यहाँ पे होता है स्विच एल्गोरिदम, मतलब सपोज करता है कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी है नहीं, नो स्ट्रेटजी, यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं। कैसे आप डेडलॉक को इग्नोरेंस कर सकते हो, बस सपोज कर लेना है यहाँ पे कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम क्या बोलता है, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम ये कहता है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, प्रिवेंट प्रिटेंट देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा सपोज करिए जो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रीजनेबल इफ, अगर वहाँ पे रीजनेबल है तो क्या करिए, इसका पहला पॉइंट, डेडलॉक अकर वेरी रेयरली, डेडलॉक होने का चांसेस क्या होता है, बहुत कम रहता है, और इसका जो प्रिवेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज हाई, तो ये अगर रीजनेबल होगा तो ये, उसके बाद ये जो होता है यूनिक्स एंड विंडोज टेक इस अप्रोच, इसी अप्रोच को जो है विंडो और लिनक्स यूनिक्स फॉलो करता है। इट इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, पहला पॉइंट कन्वेंसेस, दूसरा करेक्टनेस, तो चल ही नहीं रहा है करेक्ट, कन्वेंशन हम यहाँ पे करेक्टनेस को यहाँ पे देखते हैं, इसमें ट्रेड ऑफ बिटवीन। तो ये इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, समझिए, अगर आएगा भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस तरह से समझ लीजिए। जो डेडलॉक इग्नोरेंस में हम लोग ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, और वो कहता है ऐसा सपोज करिए वहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, ऐसा इसलिए सपोज करना है हमको, वहाँ पे जो होता है चांस बहुत कम रहता है इस टाइप के जो है डेडलॉक आने का। एंड सेकेंड जो है, अगर आता भी है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ पे हम कहते हैं ये काम हमको करना ही नहीं है। ओके, इसलिए हम कहेंगे वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हम सपोज करेंगे वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। ओके, जैसे ऑल इज वेल करते हैं ना, वैसे ही ये कहेगा ऑल इज वेल, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, डेडलॉक प्रिवेंशन में। ये वाला हमने पढ़ लिया, डेडलॉक इग्नोरेंस, पहले ही बोले थे इसका छोटा सा है, इसका कोई सेंस है नहीं। ठीक है, सिंपल सा सेंस है, ये कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। ओके, देन अब हम लोग मूव करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन पे। सबसे पहला जो हम यहाँ पे टाइप पे लिखे हैं वो डेडलॉक प्रिवेंशन, दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि लिखा रहा है, ये तो बड़ा लिखना था, डेडलॉक प्रिवेंशन। तो ये डेडलॉक प्रिवेंशन जो है, क्योंकि डेडलॉक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है कि जैसे कि डेडलॉक होने के लिए क्या क्या चाहिए था वो हमको बताओ। तो डेडलॉक होने के लिए हम पढ़े थे क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, दैन उसके बाद गोल्डन वेट होना चाहिए, दैन उसके बाद जो है प्रियम्पशन वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे सर्कुलर जो वेट था वो भी हम वहाँ पे जाने। ये चार टाइप जो था, इसके होने से
डेडलॉक हो रहा था। तो डेडलॉक प्रिवेंशन कहता है क्या, ये जो हो रहा था ना उसको आप निगेट कर दो, उसको क्या कर दो, निगेट कर दो। मतलब बाई डिससेटिस्फाइंग या फिर निगेशन, निगेटिंग वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन। क्या करो, डिससेटिस्फाई या फिर निगेट कर दो जो नेसेसरी कंडीशन था डेवलप होने के लिए उसको। तो नेसेसरी कंडीशन में कौन सा कंडीशन था, तो सबसे पहले हम जाने थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन था। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम यहाँ पे क्या करना है, इसका निगेट कर देना है। मतलब सिंस एवरी मल्टी प्रोग्राम environment has at least one should resource, that means mutual exclusion is not dissatisfiable। तो इसका मतलब क्या है देखिएगा, ये अप्रोच कहता है हमको क्या करना है, एक को इग्नोर कर देना है, मतलब उसको इनिगेट कर देना है। तो सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करें तो जितना भी मल्टी प्रोग्राम इन्वायरमेंट है वहाँ पे एटलीस्ट ऐसा रिसोर्स है ही जो शेयर्ड रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है क्रिटिकल सेक्शन आएगा ही। तो वहाँ पे तो ये पॉसिबल है ही नहीं जो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वहाँ पे हम निगेट कर दें या फिर डिससेटिस्फाई कर दें, क्योंकि वहाँ पे रहेगा ही। जब रहना जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि मल्टी प्रोग्राम इन्वायरमेंट हम वहाँ पे रहता ही है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये रहेगा तो रहेगा ही। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा को देखते हैं, दूसरा को हम चेंज कर सकते हैं क्या। ठीक है, जैसे क्या होता है हमारे पास चार ऑप्शन है, कोई काम करने का चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ये तो इससे तो होगा ही नहीं। ठीक है, इससे तो होगा ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो हम दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरा को ट्राई करेंगे जो मेरा काम कर दे। तो ये वाला तो काम नहीं किया म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो दूसरा पे चलते हैं। दूसरा से पूछते हैं क्या तुम मेरा काम कर पाओगे। तो चलते हैं बी नंबर पे। बी नंबर क्या था, होल्ड एंड वेट था। होल्ड एंड, तो होल्ड एंड वेट से देखते हैं ये मेरा काम कर पाता है कि नहीं। ओके, तो होल्ड एंड वेट का जब हम निगेट करेंगे, निगेट मतलब उसको उल्टा करेंगे। ओके, होल्ड एंड वेट में क्या होता है, एक एक जो प्रोसेस होता है वो कुछ रिसोर्स को लेते रहता है, दूसरा जो है वो कुछ रिसोर्स को लेते रहता है, और दोनों वेट करते रहता है जो एक दूसरे को लिए रहता है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा है तो देखते हैं क्या ये कर पाएगा कि नहीं। इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि प्रोसेस फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड allocated all sources prior स्टार्ट। स्टार्ट में क्या करेगा, वो कुछ रिसोर्स को लेके और कुछ रिसोर्स को एलोकेट करके बैठा रहेगा। सेकेंड इसका, सेकेंड पॉइंट, प्रोसेस मस्ट रिलीज ऑल रिसोर्स फॉर मेकिंग अ फ्रेश या फिर न्यू वेस्ट। फ्रेश जो है वो क्या करेगा, जितना भी रिसोर्स को वो एलोकेट किया है उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा जब वो फ्रेश वेस्ट को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से जो है स्टारवेशन या फिर नॉट इफिशिएंट वाला कंडीशन आ जाता है। और इसमें जो भी है इसमें भी मेरा इनएफिशिएंट या फिर स्टारवेशन वाला कंडीशन आता है। इसको भी तो हम कुछ नहीं कर सकते कि होल्ड एंड वेट तो करके रहेगा ही कोई ना कोई प्रोसेस। तो क्या है, इसको हम कुछ कर सकते हैं, नहीं इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था। नेक्स्ट हमारे पास था 3 नंबर, वो था हमारे पास नो प्रियम्पशन। क्या नो प्रियम्पशन को हम उल्टा करके प्रियम्प्ट करवा सकते हैं।
तो प्रीएम्पशन को क्या हम उल्टा करके प्रीएम्प्ट करवा सकते हैं, देखते हैं। तो क्या फोर्सफुली यहाँ पे हम प्रीएम्प्ट करवा सकते हैं? इसके लिए भी देखते हैं प्रीएम्पशन रिसोर्स ऑफ द प्रोसेस। ऑफ सोर्स फ्रॉम प्रोसेस, प्रोसेस से क्या हम प्रीएम्प्ट करवा सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो होता है क्या फोर्सफुली, फोर्सफुली, दूसरा होता है सेल्फ, मतलब अपने से वो छोड़ दे। फोर्सफुली में क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस रनिंग कर रहा है वो यहाँ पे ब्लॉक नहीं करता है फोर्सफुली में, लेकिन अपने आप जो होता है, जो कंप्लीट करके अपने आप जो रिसोर्स को छोड़ देता है, वहाँ से हट जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सेल्फ होता है। में भी कुछ पॉइंट लिख देते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। ओके, देखिए फोर्सफुली का बात करें तो यहाँ पे होता है रनिंग प्रोसेस शुड नॉट ब्लॉक, और यहाँ पे होता है सर प्रोसेस कंप्लीट फर्स्ट। यहाँ पे स्टारवेशन वाला कंडीशन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नो प्रियम्पशन वाला भी हम यहाँ पे, क्योंकि प्रियम्प तो करेगा ही करेगा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एक और था क्या, वो देखते हैं, यहीं पे देख ले। ओके, तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी को चेंज करने का ट्राई करेंगे। अब डी नंबर देख लेते हैं, डी नंबर क्या था, सर्कुलर वेट। द सर्कुलर वेट इज प्रिवेंटेड बाय टोटल ऑर्डर रिलेशन among all process and resource। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे असाइन यूनिक नंबर टू ईच प्रोसेस। सभी प्रोसेस को यूनिक नंबर मिलता है। एंड सेकेंड जो है, नेवर अलाउ अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट अ लोअर नंबर रिसोर्स than the लास्ट वन अलोकेटेड। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या था, अगला जो कंडीशन था सर्कुलर वेट था। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी न किसी को निगेट करते हैं, ताकि हमारा जो है डेडलॉक प्रिवेंशन वो स्ट्रेटजी फॉलो कर पाए। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो डेडलॉक प्रिवेंशन है। इसमें हम ये समझे, ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कि हम क्या करेंगे, जितना भी नेसेसरी कंडीशन था उसको हम निगेट कर देंगे। निगेट कर देंगे तो डेडलॉक आएगा ही नहीं, डेडलॉक प्रिवेंट हो गया। तो वो करने का हम ये समझे कि कौन कौन सा जो कंडीशन था। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए हम ये समझे, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहेगा रिसोर्स तो रहेगा है, वहाँ पे शेयर रिसोर्स रहेगा तो रहेगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बचा तीन, होल्ड एंड वेट। उसके बाद मेरा बचा प्रीएम्पशन, एंड देन बचा हमारे पास सर्कुलर वेट। तो ये तीनों में हम क्या चेंज कर सकते हैं, ओके देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं अगला चीज़, ये डेडलॉक कब कब आ सकता है। डेडलॉक कब कब आ सकता है, कब कब वहाँ पे फिक्स है जो डेडलॉक आएगा ही आएगा। पहला पॉइंट इसके बारे में हम लिखते हैं क्या, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास होगा, इफ़ द आर ए जी यहाँ पे क्या है, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ हैज़ सोर्स ऑफ ओनली मल्टी इंस्टेंस मल्टी इंस्टेंस टाइप, then
साइकिल ओनली अ नेसेसरी कंडीशन, कंडीशन फॉर डेडलॉक। अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में सिर्फ मल्टी इंस्टेंस है, तो वहाँ पे जैसे ही साइकिल हो गया तो वही क्या हो गया, उसका नेसेसरी कंडीशन हो गया किसके लिए, डेडलॉक के लिए। तो इसका डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं साइकिल है और यहाँ पे क्या है, मल्टी इंस्टेंस ग्राफ है, तो यहाँ पे जो होगा अगर साइकिल आ गया तो वहाँ पे कहेंगे क्या है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। यहाँ पे ऐसे लिख दें, एन मतलब क्या हुआ, नेसेसरी कंडीशन, इसके लिए डेडलॉक के लिए। ओके। एंड सेकेंड जो है, सेकेंड का हम यहाँ पे पूरा भाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डायग्राम लिखेंगे। जैसे कि अगर सिंगल इन्वायरमेंट एंड मल्टी इन्वायरमेंट दोनों है, मतलब सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टी इंस्टेंस टाइप दोनों है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों है वहाँ पे तो नेसेसरी कंडीशन जो होगा वो साइकिल हो जाएगा। अगर साइकिल आ रहा है तो डेडलॉक होगा। अगर मान लेते हैं सिर्फ जो हमारे पास है, ये क्या था, ये था मल्टी प्लस, और तीसरा जो हमारे पास है अगर सिर्फ सिंगल है, वहाँ पे साइकिल जो है वो नेसेसरी प्लस सफिशियंट कंडीशन दोनों हो जाता है किसके लिए, डेडलॉक के लिए। ये जो होता है सिंगल इंस्टेंसेस, सिंगल इंस्टेंस के लिए होता है। ओके। तो ये तीन चीज़ें जो हम लिखे हैं, ये तीन चीज़ से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। ओके। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं जब किस में जो है वो आएगा और किस में जो है वो डेडलॉक नहीं आएगा। वहाँ पे ये भी पता होना चाहिए सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस का क्या है। तो सिंगल इंस्टेंस मतलब सिंपल सा होता है, जो जिस रिसोर्स को सिर्फ एक बार में एक ही एक्सेस करता है। वहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स को वो एक रिसोर्स से एक्सेस नहीं करेगा, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी इंस्टेंस। अगर करेगा तो, अगर नहीं करता है सिर्फ एक ही करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इंस्टेंस। ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें सिंपल से हम क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को डेडलॉक प्रिवेंशन में जो है, किसी एक चीज़ को हम क्या करते हैं, निगेट करने का ट्राई करते हैं। ओके। तो ये आपको जो है क्लियर हुआ होगा। तो गाइस, अभी हम जो है इसमें से दो टाइप डिस्कस कर लिए हैं। इधर गया, इधर आया। डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी में प्रिवेंशन वाला और इग्नोरेंस वाला हम लोग देख लिया है। और बचा अब दो टाइप, जो डेडलॉक अवॉइडेंस है जिसमें बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चंस बहुत आता है। उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, इसको हम लोग ये दोनों को ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में ख़त्म करने का। ओके। आई होप अभी तक जो हम किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा है डेडलॉक, तो इतना छोटा सा चैप्टर है, इतना आसान सा चैप्टर है, कुछ नहीं कर सकते, सबसे आसान यही है। ओके। और सबसे आसान में भी यही चार चीज़ पढ़ना है, जिसमें से दो चीज़ पढ़ ही लिए, मुंडू सा चीज़ था। ओके। अब अवॉइडेंस है, तो अवॉइडेंस में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पता चलना चाहिए। उसका डिटेक्शन एंड रिकवरी है, तो उसमें भी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं वही पता चलना चाहिए। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में और ख़त्म करते हैं अपने इस कहानी को, इस चैप्टर को। ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस। हे एवरीवन, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक वाले टॉपिक को, और उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ देख लिए थे और उसी को आगे बढ़ाते हैं और डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी को देखते हैं। और इसमें भी दो चीज़ हमने देख लिया था, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड इग्नोरेंस। उसके बाद एक हम तीसरा चीज़ जो है अब जानने वाले हैं, जो कि है डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में। ओके। तो चलिए डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये सब चीज़ को हम जो है ऑलरेडी देख चुके थे। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है और इजी सा ही है, बस इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद एक टाइप का बनता है थोड़ा सा थियोटिकल, तो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर का थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। ओके। तो तीसरा हम जो है देख रहे हैं अब, जो कि है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस, तो डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें रहता है। एक तो हमारा रहेगा क्या, सिंगल इंस्टेंस। दूसरा रहेगा हमारे पास मल्टी इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स।
मल्टी इंस्टेंस मतलब यहाँ पे सिंगल भी रहेगा प्लस मल्टी इंस्टेंस भी रहेगा, और यहाँ पे रहेगा सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स। तो यहाँ पे जो होगा सिंगल इंस्टेंस वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो तो सॉल्व करेंगे हम किससे, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ से। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा मल्टी इंस्टेंस के लिए जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम। और बैंकर्स एल्गोरिथम में दो चीज़ होता है, एक होता है सेफ्टी एल्गोरिथम, सेफ्टी एल्गोरिथम। दूसरा जो होता है हमारा रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स का अगर क्वेश्चन आ जाए, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ का से हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है सिंगल इंस्टेंस के लिए वो काम करेगा। तो रिसोर्स क्या करेगा, क्लेम करेगा अप्रियोरी इन द सिस्टम। जो भी वहाँ पे काम होगा वो अप्रियोरी नॉलेज से ही होगा। तो एक यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट बोथ दी एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन अप्रियोरी नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। ये जो है सभी दोनों मेथड जो है वो अप्रियोरी इन्फॉर्मेशन पे काम करेगा। Okay. अब चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा जो है रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। तो यहाँ पे जो है ये तो सबसे पहले सिंगल इंस्टेंस के लिए होता है। सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स रहेगा तो हम ये मेथड से उसको फॉलो करके अपना काम करवा लेंगे। तो यहाँ पे जो होता है जितना भी रिसोर्स आर क्लेम्ड अ priori इन द सिस्टम। एंड सेकेंड पॉइंट है इसका, इफ प्रोसेस पी आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देन ऑल क्लेम एज मस्ट अपियर इन रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जितना भी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज टू ऑलवेज ऑपरेट इन द सिस्टम इन द सेफ स्टेट। अब यहाँ पे सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट क्या होता है, स्टेट दो तरह का है यहाँ पे। क्या, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लेम, क्लेम करेंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा तो क्या होगा, असाइंड होगा। ठीक है। वैसे ही सिस्टम जो है यहाँ पे, सिस्टम स्टेट का बात करें तो दो स्टेट है। एक स्टेट है हमारे पास सेफ, दूसरा जो है वो है अनसेफ। तो सेफ स्टेट मतलब क्या है, वहाँ पे डेडलॉक नहीं, नो डेडलॉक। और अनसेफ का मतलब क्या है, वहाँ पे डेडलॉक है, डेंजर फॉर डेडलॉक, वहाँ पे डेडलॉक आ सकता है। ओके। तो जब भी ये ऑपरेट करेगा वो सेफ स्टेट में ही ऑपरेट करेगा, जैसे वहाँ पे कोई डेडलॉक ना रहे। ओके। आई होप आपको ये क्लियर करेगा। लेकिन वहाँ पे मान लेते हैं अगर कोई साइकिल नहीं आया, ठीक है, जैसे इसमें सोर्स और लोकेशन का हम क्या करते हैं, सिंपल सा साइकिल फाइंड आउट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी ऑपरेट करेगा वो सेफ स्टेट में करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे अगर नो साइकिल मान लेते हैं, नहीं आया साइकिल, नो साइकिल आइस सेफ स्टेट, अगर कोई साइकिल नहीं है तो वो सेफ स्टेट में है। और अगर मान लेते हैं वहाँ पे क्या है, साइकिल है, तो वो अनसेफ स्टेट में है। नो साइकिल इन इम्प्लाइज implies safe state, and formation of cycle lies unsafe। ठीक है। तो जब भी साइकिल आएगा तो वो सेफ स्टेट है, नहीं तो वो अनसेफ स्टेट में है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, उसके अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सिस्टम इज सेट टू बी सेफ इफ एंड ओनली इफ द conversion of request is to assign is does not lead to cycle in the resource allocation graph, otherwise if it leaves cycle then it's unsafe, it is unsafe। तो ये पॉइंट को भी लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें हम लोग तो उसमें जो है ये हेल्प हो। ओके।
तो यहाँ पे सिस्टम जो है, सिस्टम इज सेड टू बी सेफ if and only if the conversion of request edge to assigned edge does not lead to cycle in resource allocation graph। मतलब जो भी रिक्वेस्ट वाला एज है उसको अगर हम असाइन वाला एज में कन्वर्ट कर दे तो वहाँ कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, तब उसको हम बोलेंगे क्या, वहाँ पे वो सेफ स्टेट में है। अगर ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे कहेंगे वो अनसेफ स्टेट में है। अदरवाइज इफ इट इज रीडिंग साइकिल देन इज अनसेफ। क्या होगा, अनसेफ स्टेट का। तो ये तो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का मेथड है। इसमें सिंपल सा जो है जो भी क्लेम किया है, रिक्वेस्ट किया, उसको हम क्या करते हैं, असाइन करके और देखते हैं वहाँ पे साइकिल अगर बन रहा है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कह देते हैं साइकिल बन रहा है तो वो अनसेफ है, अगर नहीं बन रहा है तो वो सेफ स्टेट में है। जैसे कि देखिएगा, ये हम क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं का, ये हमारा R1 R2 और इधर बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं रिसोर्स R1, ये R2 और ये P1 और ये P2। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो है इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो है इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे कोई क्लेम वाला एज नहीं, सब क्या है, असाइन कर दिया गया है। ओके। तो सेफ अनसेफ डेडलॉक इसका मतलब क्या है, अभी करंट स्टेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब एक लिखते हैं कुछ, जैसे कि मान लेते हैं P1 से स्टार्ट करते हैं। तो P1 क्या कर रहा है, P1 R1 को लेके बैठा है, R2 को लेके बैठा है, ठीक है। उसके बाद P2 क्या कर रहा है, फिर P2 R2 किसको, किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 के लिए। और P2 किसको लेके बैठा है, तो P2 जो लेके बैठा है वो R1 को लेके बैठा है। R1 को रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है P1। ओके। तो यहाँ पे क्या है, क्लेम एज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्राफ। यहाँ पे अगर कोई क्लेम एज है तो उसको भी हम रखेंगे इस ग्राफ का पार्ट बना के। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल आ रहा है, साइकिल इज एक्टेड। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम अनसेफ। क्या है, सिस्टम अनसेफ। जैसे कि देखिएगा ना, यहाँ पे क्या क्या सिंपल से हम क्या किए हैं, जो था उसको हम यहाँ पे बना के देखें यहाँ पे साइकिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। तो P1 से स्टार्ट किए। तो P1 जो है, P1 किसको लेके बैठा है, R2 को लेके बैठा है। P1 किसको लेके बैठा है, R2 को लेके बैठा है, तो R2 को लेके बैठा दिए। अब R2 पे आए, R2 को जो है कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट को भी हम असाइन वाला में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हम जो क्या कहें, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है उसको आप असाइनमेंट वाला मान के चलिए। यहाँ पे आ गया, R2 को कौन लेके बैठा है, R2 को P2 लेके बैठा है, ठीक है। फिर P2 किसको लेके बैठा है, R1 को लेके बैठा है। फिर R1 किसको लेके बैठा है, P1 को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या है, अनसेफ स्टेट में है। ओके। आई होप आपको ये जो है वो क्लियर हुआ होगा। जब ये क्लियर हो गया है, इसका क्या होता है, एक सेफ्टी एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। उसके बाद जो है का जो हम क्वेश्चन एक देख लेंगे, उसके बाद जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वाला, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आई होप आपको क्लियर चल गया होगा। बस इसमें चेक करना रहता है वो सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में। उसके बाद हम देखते हैं अगला, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम, तो इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है सेफ्टी एल्गोरिथम, दूसरा होता है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। और ये जो है वो मल्टी इंस्टेंस के लिए है। तो जब मल्टी इंस्टेंस के लिए है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन किस तरह से इसमें आता है और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इसमें इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। पहला एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 1, जो कि है n यहाँ पे 5 है टोटल प्रोसेस, और m जो यहाँ पे रिसोर्स हमारे पास एक है, और यहाँ पे r जो है वो 22 है रिक्वायर्ड।
ओके। और यहाँ पे कुछ कुछ हम जो है बना लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहता है उस तरह से। ये हमने बनाया बॉक्स। ओके। और इस बॉक्स में यहाँ पे है PID, दैन यहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद अलोकेट, उसके बाद नीड, इस तरह से हमने बना लिया। और अवेलेबल कितना है वो। अब इसमें देखते हैं, जैसे प्रोसेस ID मान लेते हैं P1 के लिए, तो इसको मैक्सिमम 10 चाहिए, और यहाँ पे इसको जो अलोकेट हुआ है वो 5, और इसका जो नीड है वो 5 रहेगा। P2 का बात करें तो P2 यहाँ पे 8 लेकर पर करें, इसको एलोकेट करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। P3 इसको चाहिए कितना, 12, इसको एलोकेट हुआ है 5। P4 को चाहिए कितना, 5, और इसको मिला कितना है 2। P5 को चाहिए कितना, 6, और इसको मिला कितना है 3। तो इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन आता है, आपको ये दिया रहेगा और यहाँ पे जो है बताना पड़ेगा, ये जो है वो यहाँ पे डेडलॉक आएगा फिर या फिर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा हम देखते हैं, इसको मैक्सिमम इतना मिलना चाहिए, और इसको मिला है 5, तो इसका नीड कितना है, नीड है 5 का। ओके। इसका नीड है 4 का, इसका नीड है 7 का, इसका नीड है 3 का, इसका नीड है 3 का। हम्म? और हमारे पास है कितना, हमारे पास अवेलेबल कितना है, हमारे पास अवेलेबल है 3। अब हम कैसे कह रहे हैं अवेलेबल है हमारे पास 3, टोटल हमारे पास कितना रिसोर्स है, टोटल रिसोर्स है हमारे पास 22। टोटल जब 22 है तो यहाँ पे हमको मिला कितना है वो देखते हैं। जैसे ये तो प्रोसेस ID है, यहाँ पे अलोकेट कितना हो चुका है, तो अलोकेट हो चुका है 5, 4, 5, 2, 3। तो ये कितना हो गया टोटल, तो ये टोटल हो गया 19, और हमारे पास है कितना, तो हमारे पास ये 22 है, और 22 में जो 19 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो हमारे पास 3 रिसोर्स क्या है, बाकी है। हमारे पास 3 रिसोर्स क्या है, बाकी है। जब 3 रिसोर्स हमारे पास बाकी है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो 3 रिसोर्स है उससे हम कितना को देख के अपना काम करवा सकते हैं। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है, अवेलेबल है हमारे पास 3। हमारे पास जो अवेलेबल है रिक्वेस्ट, जो हमारे पास रिसोर्स जो है वो 3 अवेलेबल है। कैसे निकालूँ आपको मालूम चला, क्योंकि हमारे पास टोटल रिसोर्स कितना था 22, तो उसमें से हम जो अलोकेट हो चुका है उसको माइनस कर दिए। ओके। अब ये 3 से हम कितना कितना को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप क्या करें, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे सीक्वेंस में जाएँ, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है हमको जाना है सीक्वेंस में, तो क्या करेंगे, देखते हैं किसको 3 का रिक्वायरमेंट है, देखते हैं किसको 3 का रिक्वायरमेंट है। तो देखेंगे प्रोसेस किसको 3 का रिक्वायरमेंट, नीड में देखेंगे, तो नीड में यहाँ पे देखेंगे 3 या 3 से कम किसका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 2-2 का क्या है, 3 का रिक्वायरमेंट है, तो पहले कहेंगे तुम ले लो। ठीक है। तो प्रोसेस 4 को हम पहले ये 3 दे दिए, 3 दे दिए, तो ये 3 ले लिया, 3 रिसोर्स को ले लिया, इसको सब रिसोर्स मिल गया, तो ये क्या करेगा, अपना प्रोसेस कर लेगा। और प्रोसेस करने के बाद अपना काम खत्म कर लेगा। और काम खत्म करने के बाद प्रोसेस जो भी रिसोर्स है उसको क्या करेगा, अलोकेट जो है तो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जब रिलीज कर देगा टोटल रिसोर्स को, तो 3 रिसोर्स इसका, 2 रिसोर्स इसका, और 5 रिसोर्स इसका, क्या करेगा, रिसोर्स हमको रिलीज कर दिया। इसी से रिलीज करने के बाद हम क्या करेंगे, अगला को दे देंगे, तो अगला को दे देंगे, तो उसके बाद हम दिए P5 को, P5 को दे दिए। P5 भी क्या करेगा, अपना प्रोसेस कर लेगा। उसके बाद हम किसको दे देंगे, P1 को दे देंगे। उसके बाद किसको दे देंगे, P2 को दे देंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, P3 का दे देंगे। तो यहाँ पे जो है इस सीक्वेंस में करेंगे तो क्या होगा, ये सेफ सीक्वेंस है। इस तरह से अगर हम रिसोर्स देंगे तो वहाँ पे क्या है, ये सेफ सीक्वेंस है, इससे डेडलॉक नहीं आएगा। ओके। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो किस तरह से हमको जो है सीक्वेंस बनाना है, जो इस सीक्वेंस से क्या डेडलॉक आ सकता है कि नहीं। बहुत सारा हो सकता है, आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा इस तरह का सीक्वेंस, और कहेगा इस सीक्वेंस से हमारे पास डेडलॉक आ सकता है। तो डेडलॉक तभी आ सकता है जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है रिसोर्स को ऐसे को दे रहे हैं जिसका नीड फुलफिल हो ही नहीं रहा है, कि जिसका ज़रूरत फुलफिल हो ही नहीं रहा है। जब ज़रूरत फुलफिल हो ही नहीं रहा है और वो और लेके बैठ जाएगा तो काम तो होगा नहीं। तो इसलिए हम पहले उसको देंगे जिसका नीड सेटिस्फाई हो। नीड सेटिस्फाई तब होगा जब उतना या उतना से कम हमारे पास नीड रहेगा तब। ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास होता है सेफ्टी एल्गोरिथम, वो समझ लेते हैं। सेफ्टी एल्गोरिथम, तो सेफ्टी एल्गोरिथम क्या बोलता है, तो ये कहता है सिस्टम इज
that to be safe if and only if the need of all process can be satisfied with the available codes in same order, otherwise it unsafe। तो वही बोला है, जो अगर हम सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं नीड को अवेलेबल है उससे, तो वो क्या होगा सेफ, अदरवाइज वो क्या होगा अनसेफ होगा। सेम सीक्वेंस में इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका भी उसी तरह से रहेगा, बना लेते हैं डायग्राम। ओके, और ये क्या है मल्टी इंस्टेंस के लिए देख रहे हैं अब हम। तो ये हम मान के चलते हैं ए बी और सी है, देन यहाँ पे जो मैक्सिमम नीड है ए बी सी, एंड देन अवेलेबल जो है ए बी सी। उसके बाद यहाँ पे हम बना लेंगे अपना नीड वाला सेक्शन ए बी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो हम बना है ये अलोकेट का है, ये अलोकेट है, और मैक्सिमम कितना चाहिए, और यहाँ पे जो है अवेलेबल कितना है, अवेलेबल कितना है। और ये प्रोसेस P0, तो P0 को जो चाहिए ए का 0, बी का 1, इसका 0, क्या चाहिए 7, मैक्सिमम 5 और 3। उसके बाद P1 पे आते हैं, इसको जो अलोकेट हुआ है वो 2 0 0 3 2 2। फिर P2 पे आते हैं तो इसको जो है 3 0 2 अलोकेट हुआ है, और इसको चाहिए कितना मैक्सिमम 9 0 2। उसके बाद ये P3 पे आते हैं तो इसको मिला है वो 2 1 1, इसको चाहिए कितना 2 2 2। P4 पे आते हैं तो इसको मिला कितना है 0 0 2, और इसको चाहिए कितना 4 3 3। ओके, इस तरह से आपका रहेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास इसमें ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे टोटल अलोकेट कितना हुआ है। तो टोटल अलोकेट आप देखिएगा, तो ए का टोटल अलोकेट हुआ है 2 2 4 और 1 7, और इसका हुआ है टोटल 2, और सी का जो हुआ है वो हुआ है 5। टोटल अलोकेट इतना हुआ है, और हमारे पास जो है क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा जो हमारे पास ए और सी का दिया कितना गया है। तो दिया गया है 10 5 और 7, 10 5 और 7 हमको दिया गया है। जब 10 5 और 7 दिया गया है तो अवेलेबल हमारे पास कितना हुआ है, अवेलेबल हमारे पास कितना हुआ, तो इसको और इसको क्या करिएगा माइनस करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये 5 है और 2 है तो 3, वहाँ पे 7 है और 5 है तो यहाँ पे आ गया 2। तो हमारे पास जो है वहाँ पे 10 और 7 है तो यहाँ पे 3 3 और 2, तो हमारे पास अवेलेबल ये वाला है, अवेलेबल इतना हमारे पास है। इतना से हम कितना को सेटिस्फाई करवा सकते हैं नीड को वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या है टोटल है, टोटल है, और ये क्या है यूज कर दिया गया है, तो ये अवेलेबल हमारे पास इतना है। तो अवेलेबल जब इतना है, अवेलेबल यहाँ पे लिख लेते हैं 3 3 और 2 अवेलेबल है, ए और बी और सी का वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं इससे हम कितना को नीड सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस P0 P1 P2 P3 नीड कितना है वो लिख लेते हैं। इसका प्रोसेस P0 का जो नीड है, P0 का नीड कितना है, तो ए और बी और सी, तो यहाँ पे अलोकेट इसको हो गया है 0 1 0। इसको नीड कितना का है, इसको नीड है ए के 7 का, बी का 4 का, सी का 3 का, इतना ही का नीड है। ओके, उसके बाद अगला नीड जो है, अगला नीड देखते हैं। अगला यहाँ पे इसको मिला है 2 0 0, तो इसको नीड है 1 2 और 2 का। उसके बाद इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं मैक्सिमम कितना चाहिए उसको अलोकेट कितना हुआ है उसको माइनस करके यहाँ पे लिख। उसके बाद इसको कितना चाहिए, तो इसको चाहिए 6 0, और उसके बाद इसको 0 6 0 0, दैन यहाँ पे 0 1 1। उसके बाद यहाँ पे इसको चाहिए 4 3 1। इस तरह से इसको चाहिए रिसोर्स इतना। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है 3 3 2। अब 3 3 2 जो अब है, तो हम किसको असाइन करके अपना काम करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस दूसरा कलर ले लेते हैं। हम
P0 सीक्वेंस का यहाँ पे लिखना है, जो इस सीक्वेंस में हम करवा सकते हैं। सबसे पहले हम P1 को दे सकते हैं क्या? P1 को कितना चाहिए? तो P1 को चाहिए 122, तो 122 चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है, इससे ज़्यादा है। अवेलेबल ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो P1 को दे दिए, P1 का काम हो गया। ओके, उसके बाद P1 को जब दे दिए तो हमको पास वो जो रिलीज कर देगा जितना भी उसको चाहिए, जब रिलीज कर देगा तो उसके बाद हम क्या P3 को दे सकते हैं। जब मान लेते हैं ये रिलीज कर दिया, तो रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको कितना चाहिए था, इसको चाहिए था मैक्सिमम 3 2 2, तो हमारे पास ये 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, और ये 5 और ये 4, 6 5 4 हमारे पास अब आ गया है। 6 5 4 हमारे पास अब आ गया है। तो हम किसको नीड को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, तो इसको करवा सकते हैं P2 को। अब P2 को हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं अगला को, इसका ये P0, P0 1 2 एंड 3, यहाँ पे हम इसको दे दिए हैं। तो अगला किसको हम दे सकते हैं, इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, अगला है अलग अलग। जैसे जैसे हम P1 को दे दिए, P3 को दे दिए, P4 को दे दिए, P0 को दे दिए, P2 को दे दिए। तो इस तरह से हम सीक्वेंस देखेंगे। जो सीक्वेंस है वो है सेफ स्टेट का। वही अगर हम सब नीड को सेटिस्फाई करवा दिए तो सेफ है वो। ओके, उसके बाद मान लेते हैं T0 को दे रहा है तो T1 कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर T4 कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, T0 कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सब आपको देख के देखना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस तरह से जो होता है क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको समझिए। सिंपल सा, इतना चीज़ तो लिख दिए। उसके बाद सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास जो अवेलेबल है उससे हम कितना को नीड को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नीड सेटिस्फाई करवा सकते हैं, हम P3 का करवा सकते हैं और उसके बाद P1 का करवा सकते हैं। तो दोनों में से पहले किसी को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए, P1 को दे दिए। P1 को देने के बाद हम क्या करेंगे, P3 को दे देंगे। ओके, उसके बाद हम कितना को नीड अब सेटिस्फाई करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिलीज हो गया बहुत सारा रिसोर्स, तो हमको सब रिसोर्स मिल गया है। अब कितना को करवा सकते हैं, तो उसे अकॉर्डिंग हम P4 को दे दिए, फिर P0 को दे दिए, P2 को दे दीजिए। इस तरह से हम क्या किए, सबको एलोकेट करते गए। तो ये सब क्या क्या है, सेफ स्टेट में। जरूरी नहीं एक ही सेफ स्टेट हो, अलग अलग सेफ स्टेट हो सकता है। हम सिर्फ एक सीक्वेंस को यहाँ पे लिखे हैं। ओके, आई होप आपको ये जो है ये है क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, उसके बाद अगला जो हमारे पास होता है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम लिख देते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप जो है उसको लिख पाएँ। उस एल्गोरिथम को हम फटाफट से लिख लेते हैं। रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, ये जो अभी हम पढ़े हैं ना वो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम ही है, तो उसको हम एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एल्गोरिथम रिसोर्स रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे प्रोसेस PI, रिक्वेस्ट I, allocate I, नीड I, अवेलेबल I। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है इस एल्गोरिथम में, सबसे पहले क्या हो रहा है, देख रहे हैं जो रिक्वेस्ट किया है क्या वो नीड से कम है। दूसरा जो देख रहे हैं जो रिक्वेस्ट है वो क्या अवेलेबल से कम है। तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम टू हैव सेटिस्फाइड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे, एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद इसका अगला स्टेप देखेंगे, अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट जो हम प्रॉब्लम सॉल्व में कर रहे थे। एंड देन हमारे पास अगला जो है वो देखेंगे नीड, नीड आई, हम क्या करेंगे, नीड आई माइनस रिक्वेस्ट आई, ये बी। उसके बाद सी, अलोकेट आई इक्वल्स टू अलोकेट आई माइनस सॉरी प्लस रिक्वेस्ट आई। उसका अगला हम अगला स्टेप में करेंगे, ये सी तक हो गया। यहाँ पे देखेंगे रन कराएंगे हम सेफ स्टेट में, रन सेफ स्टेट, सेफ स्टेट में रन करवा देंगे। और सेफ हम कहेंगे तब जब वहाँ पे क्या होगा, जितना भी है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट और जो भी उसका है वो ब्लॉक नहीं करेगा, वो सब सेटिस्फाई करवा के अपना अपना काम करते जाएगा।
तो इस तरह से हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। और जाएगा थोड़ा सा क्या, ओके। तो अगला एक स्टेप होता है, ये 4 तक यहाँ पे लिखा ही नहीं रहा है, 5वां। तो वही जो है, अगर वहाँ पे हम कहेंगे इफ़ सिस्टम इज सेफ देन ग्रांट द रिक्वेस्ट एल्स देनाई द रिक्वेस्ट एंड ब्लॉक द प्रोसेस। तो वहाँ पे वो अगर अनसेफ होगा तो क्या करेगा, वो डिनाई कर देगा और वो अनसेफ हो जाएगा, ओके, और ब्लॉक कर देगा प्रोसेस को। तो ये तो हमारा, ये अभी हम डिस्कस किए हैं क्या, ये सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट है डेडलॉक में, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो अभी हमने डेडलॉक एवॉइडेंस को देखा है और उसको कंप्लीट किया है, ओके। हमारा जो है एक और जो था, हमारा जो है डेडलॉक प्रिवेंशन, ये भी खत्म होता है। तो इसके बाद लास्ट पार्ट जो हमारा बच जाता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, उसको हम जो है नेक्स्ट अपना सेशन में ले लेंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा गाइस। हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस। हे एवरीवन, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक वाले टॉपिक को। तो इससे पहले वाले टॉपिक में जो भी था, हमने डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस को हमने कम्प्लीटली कर लिया है। और अब जो है डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी में हम लोग लास्ट पार्ट जो कि है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी को देखेंगे, ओके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पार्ट। और हमारा सबसे पहला जो होगा इसमें डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में, वो समझते हैं हम सबसे पहले डिटेक्शन, उसके बाद रिकवरी, ओके। तो यहाँ पे हमने जो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, तो यहाँ पे ये सब कुछ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इससे पहले हमने जो शूट किया था लेक्चर इसका, इसी पार्ट का, तो उसमें जो है साउंड नहीं आया था, ओके। तो इसलिए सब कुछ लिखा है, तो उस लिखा हुआ को ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आई होप आप इसमें कंफर्टेबल होंगे, ओके। तो चलते हैं और करते हैं। इससे पहले साउंड नहीं आता तो फिर से करना पड़ रहा है शूट, ओके गाइस। तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में हम ये देखते हैं, ये हम यहाँ पे डिटेक्शन अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस जो रहेगा वो ब्लॉक रहेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं डेडलॉक डिटेक्शन में दो टाइप का डिटेक्शन हम लोग करते हैं। पहला जो डिटेक्शन करते हैं, पहला डिटेक्शन जो करते हैं वो हम सिंगल इंस्टेंसेस के लिए करते हैं, यहाँ पे सभी रिसोर्स जो होता है वो सिंगल इंस्टेंस, मतलब एक रिसोर्स एक प्रोसेस यूज करता होगा या फिर उसको रिक्वेस्ट करता होगा, ओके। सेकेंड हमारा होता है मल्टी इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स, यहाँ पे जो एक से ज़्यादा रिसोर्सेस रहता है जैसे ए बी सी करके, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो हम यूज करते हैं सिंगल इंस्टेंसेस के लिए, वहाँ पे हमारा यूज़ होता है ग्राफ, वेट फॉर ग्राफ। इस मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, सिंगल इंस्टेंसेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहाँ पे डेडलॉक है या नहीं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारा मेथड जो रहेगा वो रहेगा वेट फॉर ग्राफ। अब वेट फॉर ग्राफ क्या होता है वो भी समझेंगे। जितना भी हमारा है, जो जो प्रोसेस है जो इस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेट ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? वो किस तरह से करेंगे एग्जांपल में देखेंगे, तब उस मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। उसी तरह हम आते हैं मल्टी इंस्टेंस में। तो मल्टी इंस्टेंस में हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम लगाते हैं, और सेफ्टी एल्गोरिथम जो आप पढ़े थे बैंकर्स एल्गोरिथम में, उसी टाइप का होता है। आपको दिया रहेगा, टोटल प्रोसेस रहेगा दिया हुआ, उसको कितना मिला हुआ है रिसोर्स वो दिया रहेगा, उसको कितना का नीड है वो दिया रहेगा, और अवेलेबल कितना है वो दिया रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो वहाँ पे सेफ्टी एल्गोरिथम हम लगा के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहला वेट फॉर ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं और सिंगल इंस्टेंसेस रिसोर्स के लिए हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया गया है एक एग्जांपल, ये जो दिया गया है एग्जांपल दिया गया है इस टाइप का ड्रॉ करके, यहाँ पे R1 है, ये R2, R3, R4, R5, ये सब रिसोर्स दिया गया है। P1, P2, P3, P4, P5, ये दिया गया है आपका जो है प्रोसेस। और इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वेट ग्राफ बनाना है, वेट फॉर ग्राफ हम बना रहे हैं। तो वेट फॉर ग्राफ जब बना रहे हैं तो किस तरह से बनाना है वो समझिएगा। तो यहाँ पे टोटल प्रोसेस कितना है, 5 प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P1, P2, P3, P4, P5, जैसे है वहाँ पे उसी टाइप से यहाँ पे लिख लेंगे, उसी टाइप से सभी प्रोसेस को लिख लेना है। और प्रोसेस को लिखने के बाद
अब यहाँ पे ये देखिए, प्रोसेस P1 जो है, किसी भी प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं P1 से ही। प्रोसेस P1 जो है, वो किस प्रोसेस को खत्म होने के लिए वेट कर रहा है। ये प्रोसेस जब खत्म होगा तब इसका रिसोर्स हमको मिलेगा, देखिएगा। यहाँ पे P1 जो है, P1 P1 को कौन सा मिला हुआ है, तो R2 तो मिला हुआ है P1 को, R2 इसको मिला हुआ है। और ये किसके लिए वेट कर रहा है, तो R1 के लिए वेट कर रहा है, R1 के लिए वेट कर रहा है। और R1 कौन लेके बैठा है, तो R1 जो है वो P2 लेके बैठा है, R1 जो है वो P2 लेके बैठा है। जब P2 लेके बैठा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, P1 जो है वो P2 के खत्म होने के लिए वेट कर रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एरो बना देंगे वहाँ पे। ओके, P1 का काम हो गया। उसके बाद देखते हैं P2 पे आते हैं। ओके, P2 पे, तो P2 देखते हैं, P2 को कौन सा मिला हुआ है, तो ये R2 इसको मिला हुआ है। और ये किसके किसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, और ये इसके लिए वेट कर रहा है। ओके, इतना रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है। तो ये इसके लिए जब वेट कर रहा है R3 के लिए, तो R3 को कौन लेके बैठा है, R3 को कौन लेके बैठा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे R4 पे आते हैं। जैसे R4 रिसोर्स का वेट कर रहा है, तो R4 को कौन लेके बैठा है, तो R4 को जो है वो P3 लेके बैठा है, R3 को कोई लेके नहीं बैठा है। ठीक है, R3 लेकिन R4 को जो है वो P3 लेके बैठा है। तो P3 की तरफ हम डायग्राम बना देंगे, जो जिसको लेके बैठा है उसकी तरफ बना देना है। फिर R5 का बात करें, तो R5 को कौन लेके बैठा है, P4 लेके बैठा है, तो P4 की तरफ हम डायग्राम बना देंगे। ओके, P2 का काम हो गया, P2 का काम हो गया। ओके, P2 का जब काम हो गया, अब हम आते हैं P5 पे आते हैं। तो P5 जो है, P5 किसके लिए वेट कर रहा है, P5 जो वेट कर रहा है R3 के लिए। P5 जो है वो वेट कर रहा है R3 के लिए। और R3 को कौन लेके बैठा है, कोई लेके बैठा नहीं है। लेकिन जब ये भी इसके लिए भी, ये भी रिसोर्स, ये जो इसके लिए भी वेट कर रहा है P2 जो है वो भी वेट कर रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब P2 जब खत्म होगा तब क्या करेगा, ये अपना काम खत्म कर लेगा, तो R3 इसको P5 को मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, P5। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा ये हो गया इसके लिए। अब आते हैं P3 पे। तो P3 किसके लिए वेट कर रहा है, P3 वेट कर रहा है हमारा किसके लिए, R5 के लिए। R5 को लेकर बैठा है ये, तो P4 बना दिए। सेम उसी तरीका से P4 किसके लिए वेट कर रहा है, तो वेट कर रहा है ये R2 के लिए। और R2 को लेके बैठा है, P1 लेके बैठा है, P1 लेके बैठा है, तो P1 के लिए क्या करेगा, ये वेट करेगा। तो इस तरह से हम क्या किए, वेट ग्राफ बना लिए, वेट फॉर ग्राफ बना लिए, जिसके लिए जो वेट कर रहा था उसके लिए। अब इस ग्राफ में देखते हैं क्या साइकिल बना है या नहीं। अब इस ग्राफ में क्या साइकिल की डेट हो रहा है कि नहीं, देखिएगा P1 से P2, ये, फिर ये, और फिर ये, तो क्या एक साइकिल बन रहा है, ये साइकिल बन रहा है। जब साइकिल बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये डेडलॉक में है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, डेडलॉक सिचुएशन में है। तो किस तरह से हम सिंगल इंस्टेंसेस के लिए वेट फॉर ग्राफ बना के देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, और उसके बाद सेकेंड जो हमारा था वेट फॉर ग्राफ तो हो गया। मल्टी इंस्टेंसेस के लिए था वो, हम अप्लाई करते हैं सेम जैसा हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में पढ़ा था, उसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आप उसी तरह से उसको बना सकते हैं। ओके, क्या वहाँ पे आप सब सेटिस्फाई करवा रहे हैं कि नहीं, अगर सब सेटिस्फाई कर रहा है नीड को, तो वहाँ पे वो सेफ स्टेट में, अदरवाइज वो क्या है, अनसेफ स्टेट में है। तो उस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। एक तरह का और क्वेश्चन इसमें फ्रेम होता है, और ये जो हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या, यहाँ पे आपको जो प्रोसेस दिया रहेगा, इन प्रोसेस दिया रहेगा। ओके, और एक सिंगल जो है रिसोर्स दिया रहेगा जिसका 6 कॉपी है, रिसोर्स का 6 कॉपीस है। और जितना भी प्रोसेस है उसको ख़त्म करने के लिए 2 कॉपी का रिक्वायरमेंट है, उसको ख़त्म करने के लिए 2 कॉपी का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, मिनिमम कितना रहना चाहिए प्रोसेस जिससे डेडलॉक हो ही, जिससे डेडलॉक होगा ही, कितना रहना चाहिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए क्या है, मिनिमम कितना एन का वैल्यू रहना चाहिए जिससे ये डेडलॉक जो है वो होगा ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा P1 P2 P3 एन प्रोसेस है, तो एन प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे लिख लिए P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास टोटल 6 कॉपी है आर का, और सबको ख़त्म होने के लिए दो दो कॉपी चाहिए। अगर ऐसा मानिए, जैसे ख़त्म होने के लिए दो चाहिए, अगर हम दो किसी को दे ही नहीं तो ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा तो क्या होगा, डेडलॉक आएगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला रिसोर्स इसको दे देंगे, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पाँचवा इसको, छठा इसको। इस तरह से एक एक रिसोर्स हम क्या किए, 6 को दे दिए। अब 6 को दे दिए, 6 ही था, 6 खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे ये 6 कह रहा है हमको एक और दोगे तभी हम खत्म होंगे, नहीं दोगे तो हम यही लेकर बैठा रहेंगे। हम कहेंगे अब है ही नहीं तो दो क्या तुमको, तुम ऐसे ही बैठा रहो। तो ऐसे ही बैठा रहेगा तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को खत्म होने का लिए वेट करेगा। जैसे कोई एक प्रोसेस खत्म होगा तब एक रिसोर्स मिलेगा, तब वो क्या करेगा, फिर से लेकर वो खत्म करेगा। तो यहाँ पे जो है मिनिमम 6 प्रोसेस होना चाहिए, जिसके कारण डेडलॉक जो हो वो आए। ओके, अगर 6 से कम प्रोसेस आएगा तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि मैक्सिमम एन का वैल्यू कितना रहना चाहिए जिससे डेडलॉक ना आए। कितना रहना चाहिए मैक्सिमम एन का वैल्यू जिससे डेडलॉक ना आए। इसके लिए फिर से यहाँ पे हम हमारे ये कितना प्रोसेस है, एन प्रोसेस बना लिए हैं। अब यहाँ पे वो फिर से उसी तरह से सोचिएगा, अगर किसी एक को भी एक मतलब दो रिसोर्स मिल गया तो अपना काम खत्म कर लेगा। काम खत्म करेगा तो वो जो रिसोर्स मिला है उस रिसोर्स को क्या करेगा, वो फ्री कर देगा। फ्री कर देगा तो उसको यूज कर लेगा दूसरा फिर प्रोसेस, तो इस तरह से डेडलॉक नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, 5 को दे दिए। अब एक हमारे पास हाथ में है, तब ये पांचों कहेगा हमको एक दे दो तो हम खत्म कर लेंगे काम अपना। हम कहेंगे P1 तुम ले लो एक और, तो अपना काम खत्म कर लेगा। तो ये दोनों अपना लेके अपना काम खत्म कर लेगा, फिर ये दो फ्री करेगा तो दो को देंगे, फिर वो दो चारों फ्री करेगा तो उसको दे देंगे। तो इस तरह से 5 प्रोसेस अगर हमारे पास है तो डेडलॉक नहीं आएगा, गारंटीड डेडलॉक नहीं आएगा। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो जनरली ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है कि मैक्सिमम एन का वैल्यू कितना रहे, मैं जो है मिनिमम एन का वैल्यू कितना रहे, तो उस तरह से डेडलॉक आए या ना आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको गाइज ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा जो था डेडलॉक वाला चैप्टर वो ख़त्म हो गया है, और आपको ये भी समझ में आया होगा जो यहाँ पे ये जो है बहुत ही आसान चैप्टर था, और क्या क्या चीज़ करे हैं वो थोड़ा सा बता देते हैं। तो क्वेश्चन का मेन कोर पार्ट जो है यही है, डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हमने प्रिवेंशन को देख लिया, एवॉइडेंस को देख लिया, डिटेक्शन एंड रिकवरी को देख लिया, उसके बाद इग्नोरेंस को देख लिया। ओके, इस तरह से सबको हम वन बाय वन कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब इस पे PYQ जो है आप लगा सकते हैं। ओके, चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पे हमने OS में डेडलॉक वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, और इसको हमने सक्सेसफुली अब ख़त्म कर लिया है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी लगता हो कोई टॉपिक बच गया है या किसी पे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है तो बताइएगा। और ये जो है आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में हो उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई सिलेबस में टॉपिक बच गया तो आप बता दीजिएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक है उसको हमने ट्राई किया है कवर करने का। ओके, लेकिन फिर भी कोई बच जाता है तो बता दीजिएगा। ओके गाइस, जिसको ख़त्म करवा दिया जाएगा। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा, क्या और सुधार किया जा सकता है, या फिर आपको क्या पार्ट जो है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, या फिर क्या अच्छा लगा नहीं आया, जो भी अच्छा बुरा हो फीडबैक दे दीजिएगा। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।